जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ये जो प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे दोस्तों, पिछली साल जो आपका टीसीएस पैटर्न का ऑनलाइन एग्जाम वहां पे हुआ था, वहां पे दोस्तों जो ये आपके कई सारे आपके जडावरों में या आपका जो लखनऊ एमसी सेंटर वहां पे जो क्वेश्चन आपके पूछे गए वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप ऐसी प्रैक्टिस करना कि आप अपने एग्जाम पे यहाँ बैठे। और दोस्तों ये जो क्लास में करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक पेपर बना के जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहां प्रोवाइड करा दूंगा। जो स्क्रीन नंबर व्हाट्सएप शो कर रहा आप हाई लिख के मैसेज जैसे करेंगे तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। इसकी मैं पीडब्ल्यू वहां पे प्रोवाइड आपको करा दूंगा ताकि ये क्वेश्चन आपके हमेशा आपके पास वहां पे बने रहे। दोस्तों यहाँ पे एक टारगेट ये बना के चलना, जो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अगर आप यहाँ 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी सही चल रही है, इसे आप कंटिन्यू वहां बनाए रखिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये पूछा गया, लखनऊ एमसी सेंटर में आया था कि जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या होता है, जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। और दोस्तों यहाँ पे कुछ सवाल जो और आपके पेपर कई सारे जडावर में पूछे गए वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराऊंगा कि वो कौन कौन चीजें जो हमें वहां पता होनी चाहिए थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या कह दोगे? दोस्तों ये आपका हो जाए क्या, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में देखा हुआ कई पिछली साल कई सारे पेपरों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे एक आपसे ये पूछा गया था, एक चीज ये हमें बताओ, जो आपका टमाटर होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है, ये बताओ ये आपका किसकी वजह से होता है, इसका आंसर बता दो। या फिर दोस्तों एक चीज ये आपसे पूछी गई है, जो आपकी मूली होती है, क्या मूली का जो आपका दोस्तों तीखापन होता है, मूली का तीखापन होता है, इसका कारण क्या होता है। या फिर दोस्तों एक चीज ये पूछा गया था, ये बताओ जो आपका मिर्च होता है, मिर्च में दोस्तों जो आपका चरपराहट होता है, ये किस वजह से होता है, चरपराहट जो यहाँ पे होती है ये किस वजह से आपकी होती है। एक दोस्तों ये चीज पूछी गई है कि जो आपका खीरे होते हैं, खीरे में दोस्तों जो आपकी कड़वाहट होती है, क्या होती है, कड़वाहट होती है, ये किस वजह से आपकी यहाँ पे होती है। एक दोस्तों ये पूछा गया जो आपका करेला होता है, क्या करेला में आप बताओ कड़वाहट, इसमें किस वजह से आपकी यहाँ पे होती है। ये दोस्तों कुछ आपके एग्जाम्पल हैं जो कई सारे आपके एग्जाम में जो पिछली बार आर्मी नर्सिंग के हुए थे पेपर, वहां पे ये चीजें आपसे पूछी गई थी। तो दोस्तों इनके सारे पॉइंट नोट करना, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर कोई पॉइंट आपको यहाँ नहीं पता नोट जरूर यहाँ पे करिएगा। तो टमाटर दोस्तों जो आपका लाल रंग होता है, क्या इसका रीजन क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइकोपीन, किसकी वजह से होता है, आप बता दोगे लाइकोपीन की वजह से होता है। अब मूली का जो तीखापन होता है ये किसकी वजह, दोस्तों यहाँ पे नोट करोगे आप, आइसोसाइनेट, किसकी वजह से, आइसोसाइनेट की वजह से आप यहाँ पे नोट कर लेना। और मिर्च में जो आपका चरपराहट होती है, इसका रीजन दोस्तों क्या आपका होता है, यहाँ पे लिखोगे आप कैप्सासाइसिन, ये आप यहाँ पे नोट, ये सारे पॉइंट नोट जरूर करना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपके खीरे में जो कड़वाहट होती है ये किस वजह से होती है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे दोस्तों आप लिखना विटैसिन, ये पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर लेना। और करेले का अगर पूछा जाएगा, करेले में दोस्तों ये चीज भी आप यहाँ पे नोट कर लेना। ये सारे पॉइंट दोस्तों यहाँ पे तैयार करना, क्योंकि ये आपके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये सारे पॉइंट के कोई स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे जरूर ले लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से कौन से तकनीकी का उपयोग वहां पे करता है। और जहां पे ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए थे, अब बताइए इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे कितना निकल के आ जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या कहोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे दिया जा रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या बताओगे आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट वहां पे होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर यहाँ पे करिएगा, क्योंकि आप जब भी पेपर देने जाओगे यही पैटर्न आपका दिखेगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आपका टीसीएस पैटर्न है, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम अभी प्रेजेंट टाइम पे कराए जा रहे हैं, सारे टीसीएस वहां पेपर करा रही है, और ये वही सारे क्वेश्चन है जो आपका टीसीएस पैटर्न, आप ये सारे क्वेश्चन जरूर यहाँ पे तैयार करिएगा। और दोस्तों आपने देखा होगा ऐसे
ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए हैं, कुछ पॉइंट ये भी आप यहाँ पे तैयार करना। जैसे कभी दोस्तों आपसे ये पूछा जाए, एक हमें ये बताओ जो आपका श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे आपका हो जाएगा, या पूछे आपसे जो आपकी नीली क्रांति, क्या पूछ ले यहाँ पे, नीली क्रांति का संबंध किससे है, या आपसे पूछे ये बताओ आपकी जो पीली क्रांति है इसका संबंध किससे है, एक ये बताओ जो आपका लाल क्रांति है इसका संबंध किससे। ये भी कुछ पॉइंट है जो हमारे पेपर में आपके पूछे जब वैसे तो ये सारे पॉइंट कई सारे बच्चों को पता भी होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता नोट जरूर कर लेना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, दूध उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति का किससे हो जाएगा, आप बताओ, इसका संबंध मत्स्य पालन से हो जाएगा। पीली क्रांति संबंध किससे हो जाएगा, आप बताओगे, ये तिलहन से। और लाल क्रांति का क्या बताओगे, लाल क्रांति जैसे आपका टमाटर हो गया, एक नोट करने से मांस हो गया, इससे इनका संबंध यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एक सवाल दोस्तों जो आपका पूछा गया था, ये आपका जबलपुर जडारो में आया था। इसमें पूछा गया उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है, उपयुक्त। अब ये बताओ उपयुक्त जो खाद्य श्रृंखला है इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये चार ऑप्शन हमारे पेपर में ये आपके दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो आप क्या बताओगे, ये बताओगे उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों काउंट जरूर करते चलना, मैं जो भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, अगर आप यहाँ 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो, तैयारी आपकी सही चल रही, इसे कंटिन्यू बनाए रखेगा। लेकिन आपको टारगेट ये हमेशा लेके चलना, कम से कम 40 क्वेश्चन तो हमें सही करने हैं, तभी आपका एग्जाम वहां पे अच्छे से हो पाएगा। तो इसमें दोस्तों एक पॉइंट ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहां पे, ये नोट करना, चार्ल्स, क्या नोट करना, चार्ल्स एल्टन ने 1927 में, क्या लिखो, चार्ल्स एल्टन ने 1927 ईस्वी में आपका आहार, क्या लिखो यहां पे, आहार जाल के बारे में, आहार जाल के बारे में पहली बार बताया था, पहली बार बताया था। ये दोस्तों पॉइंट यहाँ पे नोट जरूर कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है। और सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये बताओ आहार जाल के बारे में पहली बार किसने बताया था, चार्ल्स एल्टन ने बताया था। कब बताया था, ये आप 1927 ईस्वी, ये डेट भी याद करना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कई बार। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, मछली के लीवर में आयल में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है। जो आपका मछली के लीवर आयल में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन आपका यहाँ पे होता है। ये चार ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। अब हमें ये बताना इसमें से राइट आंसर हमारा क्या आपका हो सकता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, ये हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ ले, अच्छा ये बताओ जो आपका विटामिन होता है इसके बारे में ये पूछा जाए, विटामिन की खोज, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर पूछा गया और ये लगभग सभी बच्चों को पता भी होगा। तो विटामिन की खोज क्या बताओ, इसकी खोज दोस्तों आपके 1911 में किसने की थी, ये की थी फंक ने। किसने इसकी खोज की थी, इसकी खोज फंक ने वहां पे की थी। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये याद करना, इसी में एक चीज ये पूछा जाता है, एक हमें ये बताओ वसा में घुलनशील, वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, एक बताओ जल में कौन से आपके विटामिन आपके घुलनशील होते हैं। ये कुछ कॉमन चीज भी आपके एग्जाम में वहां पूछ ली जाती है। तो अगर दोस्तों वसा में पूछा जाएगा कौन से विटामिन घुलनशील होंगे, आप बताओगे विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के, ये सारे विटामिन क्या हो जाएंगे, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, एक विटामिन बी, एक विटामिन सी। विटामिन बी सी ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील आपके ये विटामिन यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लेना कि विटामिन की खोज किसने की, कब इसकी खोज की गई थी, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से। तो ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का, क्या दिया जाता है, कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, इसमें बताओ क्या राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या बताओगे, गाजर, ऑप्शन ए आपका डी जो यहाँ ऑप्शन डी जो आपका दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है।
और दोस्तों आपने ये देखा होगा कभी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताओ जो हमारी हड्डियां होती है कमजोर किस वजह से हो जाती है, आप ये भी पता होगा जो शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तब भी हमारी हड्डियां काफी कमजोर हो जाती है। और ये भी दोस्तों पता है कि ये बताओ जो आपका कैल्शियम होता है ये कौन से विटामिन से ज्यादा हमें प्राप्त होता है, तो आपको विटामिन का नाम भी आपको क्या पता होगा, तो विटामिन का नाम दोस्तों यहां पे याद करना विटामिन डी। विटामिन डी में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है आपके यहाँ पे। और अगर ये कभी पूछा जाए विटामिन डी का एक ये बताओ इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम आप क्या बताओगे यहाँ पे, कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम दोस्तों आपको यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, अगर ये पूछा जाए इसकी कमी से कौन सा आपका रोग होता है, तो दोस्तों जो आपके वयस्क होते हैं बड़ों में कौन सा रोग होगा, और एक हमें ये बताओ जो बच्चे होते हैं बच्चों में कौन सा रोग यहाँ पे होता है। तो जो आपके वयस्क होते हैं बड़े होते हैं उनमें कौन सा रोग होगा, मैंने कई बार आपको बता भी चुका हूं कौन सा रोग वहां पे उनमें देखने को मिलता है, ऑस्टियो मलेशिया। कौन सा रोग देखने को मिलेगा, ऑस्टियो क्या कौन सा होगा, ऑस्टियो मलेशिया। यहाँ पे नोट कर लेना, ऑस्टियो मलेशिया रोग उनमें देखने को दोस्तों आपको मिलता है। और वहीं पर जो बच्चे होते हैं इनमें कौन सा रोग हो जाता है, बच्चों में आपका रतौंधी नामक एक रोग वहां पे देखने को नहीं, रिकेट्स नामक एक रोग कौन सा हो जाएगा, उन्हें हो जाएगा रिकेट्स। कौन सा रोग उन्हें हो जाएगा, उन्हें हो जाएगा रिकेट्स नामक रोग देखने को मिल जाता है। और दोस्तों रिकेट्स में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके पैर की जो हड्डियां होती है वो टेढ़ी हो जाती है। और जो आपका ऑस्टियोमलेशिया दिया जाता है इसमें क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, यानी उनकी हड्डियों में छोटे छोटे हल्के बारीक छेद हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी हड्डियां वहां पे कमजोर आपकी हो जाती हैं। और दोस्तों अगर कभी ये पूछा जाए अच्छा ये बताओ विटामिन डी के स्रोत क्या है, ये हमें कहां से प्राप्त आपका होता है, तो ये कहां से प्राप्त होगा बताओ। जैसे आपका मक्खन हो गया, क्या बताओगे, एक नाम बता दिया आपने मक्खन। इसके बाद जैसे आपने बताया यकृत, यकृत क्या नोट करें, यहां पे नोट करें यकृत। एक लिखा दोस्तों आपने मछली, क्या लिखा, मछली का तेल, मछली का तेल यहां पे लिख लिया। एक दोस्तों आपने लिखा जैसे आपके अंडे हो गए, ये सारे विटामिन डी हमें यहां से प्राप्त होती है। एक दोस्तों जैसे आपका ईस्ट हो गया, क्या हो गया आपका ईस्ट हो गया। और वैसे दोस्तों एक आपका हो जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वहां से हमें विटामिन डी मिलता है। तो ये सारे आपके विटामिन डी के स्रोत आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और दोस्तों एक चीज और ध्यान ये रखना, जो मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा रखे वो आप अच्छे से वहां पे तैयार करना। दोस्तों ये सारे जो कंप्लीट आपके नोट है सारे एक सारे आपके टीसीएस पैटर्न बेस्ड हैं, यानी जो प्रेजेंट टाइम पे आपके एग्जाम हो रहे हैं उसी पैटर्न बेस ये सारे मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं ये आप घर बैठ के तैयार करिएगा। और इसके साथ दोस्तों नोट्स के साथ आपको फ्री में ये भी चीजें मिलेंगी 2000 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम हुए वहां पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। बस जो आपके पास ये नोट्स हैं बस आप घर बैठ के वो तैयार करिए, आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। और दोस्तों ये कंप्लीट नोट्स जो आपका एप्लीकेशन है एनए वाला यहां मैंने आपको अपलोड कर दिए, सीधा आप प्ले स्टोर पे जाना वहां पे सर्च करना, आपको एनए वाला सर्च करना है, वहां पे ये कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसे आप तैयार करो कंप्लीट, आपके एग्जाम में वहां जरूर क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों एक हमारा अगला सवाल आता है जो कि आपका पूछा गया था जबलपुर जडारो में। इसमें क्या पूछा गया, ये बताओ गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से रुक जाता है। अब ये 4 ऑप्शन वहां पे आपके दिए गए थे, बताओ राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जडारो में दोस्तों सीधे सीधे यहां पूछा गया था। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या बताओगे राइट आंसर, यहां पे दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, अंडोत्कर और निषेचन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। आप दोस्तों काउंट करते चलना आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंच रहा। और ये क्लास की पीडीएफ जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है और जो टेलीग्राम है या फिर एप्लीकेशन इन तीनों जगह मैं अपलोड कर दूंगा वहां यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। और दोस्तों एक चीज आप ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपके पेपर ये भी पूछा गया था जो आपका विषाणु होता है, कभी अगर पूछा जाए ये बताओ विषाणु की खोज, विषाणु की खोज दोस्तों बताओ किसने की थी, तो इसकी खोज दोस्तों कौन करेगा आप बताओगे यहाँ पे, इवानोवस्की ने,
इवानोवस्की नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने विषाणु की खोज की थी। कब खोज की थी? ये खोज की दोस्तों 1892 ईस्वी इसमें इसकी खोज यहाँ पे की थी। और दोस्तों जो आपका विषाणु का अध्ययन होता है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका दोस्तों क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका वायरोलॉजी कहलाएगा। ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना। विषाणु विज्ञान लिख के आएगा या फिर वायरोलॉजी लिख के आएगा। अगर पूछा गया विषाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा, आप बताओगे सीधा सीधा वायरोलॉजी आपका कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, इनमें से कौन सा एक आपका सेप्रोटोप है? क्या लिखा है? सेप्रोटोप है। ये चीज यहाँ पे दिया जा रहा है। अब ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अब बताइए क्या राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा? सीधा सीधा जयपुर जडावरों में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी रिपीट होता है तो आप क्या बता दोगे? राइट आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता जो दिया गया ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों एक चीज और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ करते, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नोट करना कि कभी दोस्तों अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाए कि पारिस्थितिकी, क्या पूछा जाए? ये बताओ हमें पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, जो आपका ये शब्द का प्रयोग, ये बताओ इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और कब किया? ये सीधा सीधा पूछेगा। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और कब किया? क्या लिखा है यहाँ पे? सही कर लेना ये वर्ड। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछा जा चुका है। इसे अच्छे से यहाँ पे नोट कर लेना क्योंकि ये चीज आपके एग्जाम में कई बार यहाँ पे रिपीट हो चुकी है। तो बता इस शब्द का प्रयोग सब कब हुआ था? आप बताना। 1868 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था इस शब्द का प्रयोग? रिटर नामक वैज्ञानिक ने वहां पे किया था। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया और कौन से वैज्ञानिक ने किया, ये पॉइंट याद करना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हो जाता है। अब ये बताओ निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? सबसे अच्छी औषधि कौन सी आपकी हो जाएगी? इन 4 ऑप्शन में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि जयपुर जटारों में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था सीधा सीधा आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में। तो यहाँ पे दोस्तों क्या राइट आंसर बताओगे? आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? सर्पगंधा जो दिया गया है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों एक चीज और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते, जो आपके मेन पॉइंट होंगे मैं बीच बीच में बताता भी चलूंगा। अगर वो पॉइंट याद ना हो तो याद करना, बेसिक पॉइंट होते हैं लेकिन हमारे एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। तो कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपके जीवाणु होते हैं, ये बताओ जीवाणु की खोज किसने की थी? तो क्या बताओगे जीवाणु खोज किसने की थी? पहली बात ये बताना 1674 में इसकी खोज की गई थी। और किसने इसकी खोज की थी आप क्या बताओगे? यहां पे हो जाएगी दोस्तों एंटोनी। वैज्ञानिक का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? एंटोनी वान। और क्या लिखोगे यहां पे? लुईन हॉक। लुईन हॉक नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज यहां पे की थी। और दोस्तों एक चीज ये भी याद करना, जो ये लुईन हॉक वैज्ञानिक थे, लुईन हॉक जो वैज्ञानिक है, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें दोस्तों जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता भी इन्हें दोस्तों आपका कहा जाता है। तो कभी अगर पूछा गया जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अब लुईन हॉक का नाम याद करना। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई कई बार पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों एक बार ये भी नोट कर लेना है कि एक वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे, अगर कभी इनका नाम क्या नोट करना? एहरनबर्ग। ये नाम भी आप पहले यहाँ पे नोट कर लो। और देखो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया था 1829 में, 1829 ईस्वी में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या नाम दिया था? जीवाणु नाम। क्या नाम दिया? ये दोस्तों जो आपको ये जीवाणु हम लोग बोलते हैं ना, ये नाम आखिर दिया किसने था? तो ये नाम दोस्तों अगर कभी ये वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे आप नोट करना, एहरनबर्ग जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? 1829 में जीवाणु नाम का शब्द यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो अगर पूछा गया कि जीवाणु शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था तो आपको इनका नाम बताना। अगर ये पूछा गया जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी तो आपको इनका नाम याद करना। खोज तो आपकी 1674 में हो गई थी, लेकिन इसका जो नाम का जीवाणु बोला गया
ये आपका 1829 ईस्वी में बताया गया था। तो ये कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर लेना, कभी डाउट में वहां पे ना होना जब आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछे जाए। अब एक सवाल ये पूछा गया, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, कौन सी आपकी हो जाएगी? लखनऊ एमसी सेंटर में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आप बताइए, क्या आप बताओगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपकी अग्न्याशय या पाचन ग्रंथियां, ऑप्शन बी इसका दोस्तों और आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। दोस्तों ये तो हमें पता ही है जो आपके मनुष्य में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ये सभी को पता है। तो यहां पे एक चीज याद करना, अगर ना पता हो कि जो हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती, क्या होती, कितने प्रकार की, अगर ये पूछ लिया जाए ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है तो क्या बताओगे? ये आपकी दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दोस्तों क्या बताओगे? जैसे आपके बहिस्रावी, नंबर 1 पे क्या बता दोगे? जैसे कि आपका बहिस्रावी, पहला लिखा आपने बहिस्रावी ग्रंथ आपने लिख लिया। अब बहिस्रावी ग्रंथ दोस्तों कौन कौन से होते हैं? जैसे आपको पता होगा एक आपका स्वेद ग्रंथि होती है, क्या होती है? एक आपकी स्वेद ग्रंथि आपकी हो गई। या फिर दोस्तों आपका जो यकृत होता है, क्या होता है आपका जो यकृत, जो आपका लीवर होता है, ये क्या होते हैं? आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां आपकी यहाँ पे होती हैं। और वैसे दोस्तों आपका सेकंड नंबर नोट करना, जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है? अंतःस्रावी। अब ये बताओ अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जैसे दोस्तों आपको पता होगा, जैसे आपकी थायराइड ग्लैंड, एक क्या लिखना आप यहाँ पे? थायराइड ग्लैंड। जो आपका थायराइड ग्लैंड दोस्तों होता है, ये क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथ होती है। और वैसे एक आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये भी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथ ही आपकी वहां पे होती है। और तीसरी ग्रंथ दोस्तों आप यहाँ पे क्या नोट करो, आप लिखना यहाँ पे मिश्रित ग्रंथ। एक तीसरी कौन सी हो जाएगी आपकी? मिश्रित ग्रंथ दोस्तों आपकी यहाँ पे होती है। जैसे आपको पता होगा जो आपका अग्न्याशय, जिसे हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं, जैसे क्या लिखना आप यहाँ पे लिखना आप अग्न्याशय, जिसे आप पैनक्रियाज बोलते हो, ये क्या होती है? आपकी मिश्रित ग्रंथियां आपकी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी पता कर लिया कि जो हमारी ग्रंथियां होती है कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। कॉमन चीज है लेकिन याद करना पेपर के लिए जरूरी आपकी ये हो जाती है। अब ये बताओ अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर जो हमारा अग्न्याशय हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी आपको पड़ जाती है? तो आप क्या बताओगे? यहां पे बताना है आप इंसुलिन और जो ग्लूकागोन होता है ये आपका नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट। दोस्तों एक चीज ये भी याद करना, एक जो आपका हार्मोन कौन सा होता है, जो पेपर में कई बार पूछा गया, जो आपका पैराथायराइड, एक ये बताना जो आपका पैराथायराइड आपका हार्मोन होता है, कौन सा होता है? पैराथायराइड जो आपका दोस्तों ये हार्मोन होता है। अब ये बताओ ये हार्मोन कब स्रावित होता है? ये कब स्रावित होता है? जब हमारे शरीर में किसकी कमी होती है? जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी। किसकी कमी बताओगे? कैल्शियम की कमी। ये सीधा सीधा ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी होती है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो क्या बताओगे? पैराथायराइड हार्मोन आपका स्रावित होगा। ये चीज यहाँ पे नोट करना, एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है, पैराथायराइड हार्मोन कब स्रावित होता है हमारे शरीर से? तो आपको सीधा सीधा बताना है कैल्शियम की जब कमी होती है शरीर में तो आपका ये हार्मोन वहां पे स्रावित होता है। और सेम ऐसे एक हार्मोन और आपका होता है, उस हार्मोन का नाम क्या लिखना आप? कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? एक कैल्सीटोनिन हार्मोन ये आपका होता है। जब रक्त में आपकी कैल्शियम की मात्रा, अब क्या होगा यहाँ पे, जो हमारा ब्लड जो होता है, अगर ब्लड में आपके कैल्शियम की मात्रा क्या होगी? आपकी अधिक हो गई। कैल्शियम की मात्रा अब हमारे शरीर में ज्यादा होगी ब्लड में, तो क्या होगा? आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। और यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित भी वहां पे करता है। जो मात्रा ज्यादा हो उसको ये कंट्रोल वहां पे करेगा। तो ये दोनों हार्मोन भी नोट करना कब ये स्रावित होते, यही चीज आपके एग्जाम में वहां पूछी जाती है। तो दोनों पॉइंट यहां पे नोट जरूर आप कर लीजिएगा। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? बताओ पुरुष में प्राथमिक जो आपका यौन अंग होता है ये कौन सा होता है? एक बार सारे ऑप्शन देखिए, बताइए राइट आंसर इसका यहाँ पे कितना आपका हो जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या राइट आपका यहाँ पे हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या बता दो? ये बताओगे आप वृषण।
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये कभी पूछा जाए वृषण की संख्या कितनी होती, आप बताओगे एक जोड़ा, क्या लिखोगे यहाँ पे, इसकी संख्या क्या होती, आप बताओगे एक जोड़ा इसकी संख्या होती है। अगर इसका कभी पूछ लिया आकार कैसा होता है, आकार क्या बताओगे आप, इसका शेप कैसा होगा, तो क्या बताओगे आपका अंडाकार, अंडाकार चाहे ओवल लिख लेना, ये इसका दोस्तों क्या होता है आकार, शेप यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर कभी ये पूछा जाए इसका कार्य क्या आपका होता है, तो क्या कार्य बताओगे, इसका कार्य दोस्तों आप लोग लिखना क्या, स्पर्म का निर्माण करना, कार्य क्या रहता है, स्पर्म का निर्माण करना दोस्तों इसका काम यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा जाए जो आपका स्पर्म होता है ये कितने टेम्परेचर पे आपका बनता है, उससे ना तो ज्यादा ना तो उससे कम टेम्परेचर में ये प्रॉब्लम वहां पे करता है बनने में, तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखना क्या, 34 डिग्री सेल्सियस से आप 35 डिग्री सेल्सियस पर यहां पे क्या होता आपका स्पर्म वहां पे बनता, और इससे अधिक या कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण आपका वहां पे नहीं होता है। तो ये चीज भी याद करना, 34 डिग्री सेंटीग्रेड 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही आपका स्पर्म का वहां पे निर्माण होता है। और ये चीज भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा जा चुका है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करते चलना और काउंट भी करते चलना कि आपका स्कोर फिलहाल कितना यहाँ पहुंच रहा है अभी। अब ये बताओ स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ में परिलक्षित करती है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप बताइए इसमें से इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा। तो कभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्या बताओगे, रजोधर्म, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताओ फीमेल में जो आपकी ओवरी होती है, फीमेल में आप ये बताओ ओवरी की संख्या, ओवरी की दोस्तों ये बताओ संख्या क्या आपकी होती है, संख्या क्या बताओगे, इसकी संख्या दोस्तों आपके 2 यहाँ पे आपके हो जाती है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना दोस्तों, जो आपका ओवरी होता है क्या होता है, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या लिखोगे, ओवरी के अंदर किसका निर्माण होता, आप यहाँ पे लिखना ओवम का, ओवम का निर्माण दोस्तों आपका यहाँ पे होता है। ये चीज भी यहाँ पे आप नोट कर लेना। अगर पूछा गया ओवम का निर्माण कहाँ पे होता है, आप क्या बताओ ओवरी के अंदर इसका निर्माण वहां पे आपका हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। एक दोस्तों पॉइंट ये नोट कर लेना कि जो आपके स्तनधारियों में क्या लिखोगे, यहाँ पे जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्तनधारियों में स्पर्म और क्या लिखो, स्तनधारियों में स्पर्म और प्लस ओवम, स्पर्म प्लस क्या लिखोगे, स्पर्म लिख लेना और प्लस आपका जो ओवम, स्पर्म और ओवम, हाँ स्पर्म ओवम के मिलने की क्रिया के, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मिलने की क्रिया, मिलने की जो क्रिया होती ये कहां पे, ये कहां पे आपकी होती है, क्या बताओगे यहाँ पे, ये पॉइंट नोट करना आप, क्या फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब में होती है। ये कहां पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में आपके मिलने की क्रिया होती है। सीधा सीधा पूछेगा कि स्तनधारियों के स्पर्म और ओवम के मिलने की जो क्रिया होती है ये कहां पे आपकी होती है, आप क्या बताओगे यहाँ पे, सीधा नोट करना, फैलोपियन जो आपका ट्यूब होती है यहाँ पे आपकी होती है। और एक चीज ये पूछा जाता है जिसे क्या कहा जाता है, यह घटना, ये घटना जो आपकी होती है इसे क्या कहा जाता है, तो यहां पे क्या नोट करो, ये घटना क्या कहा जाएगा आपका, फर्टिलाइजेशन, ये घटना आपको फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्या घटना कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन घटना कहलाएगी। या फिर सीधा सीधा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन ये होता है ये कौन से ट्यूब में होती है, तो क्या बताओगे, फैलोपियन जो ट्यूब होती है यहाँ फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है आपका, ये स्पर्म और ओवम का मिलने से ये क्रिया आपके संपन्न वहां पे आपकी होती है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन के सिद्धांत किससे संबंधित है, ये सिद्धांत किससे संबंधित आपका हो जाएगा, तो ये किसका, इसका राइट आंसर क्या बताओगे दोस्तों, आप बताओगे रासायनिक विकास, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे वो सारे मैं पॉइंट भी बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ये क्वेश्चन आप इनके आंसर देना, फिर मैं जो पॉइंट आपको नोट कराता हूं वो सारे पॉइंट भी आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलना है। और दोस्तों एक चीज यहाँ पे ये भी याद करना कि एक चीज आपसे क्वेश्चन ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका द्विनाम पद्धति है,
ये बताओ जो आपकी द्वि नाम पद्धति है, ये कौन से वैज्ञानिक ने ये पद्धति का नाम वहां पे दिया था? तो वैज्ञानिक का नाम अगर आपसे पूछेगा किसका नाम बता देना, आपको लीनियस नाम के एक वैज्ञानिक ने ये पद्धति वहां पे दी थी। और दोस्तों एक कभी अगर आपसे ये पूछा गया हरित क्रांति, एक ये बताओ आप हरित क्रांति का जनक कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे, तो किसका नाम आपको बताना है? डॉक्टर नॉर्मन। किसका नाम बताओगे आप? डॉक्टर नॉर्मन, जो बोरलॉग वैज्ञानिक है, इन्होंने हरित क्रांति का जनक यहाँ पे कहा जाता है। बोरलॉग का नाम यहाँ पे याद कर लेना। ये कुछ दोनों पॉइंट आपके इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। एक सवाल उसे ये पूछा गया है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? ये चार ऑप्शन बताइए क्या कहलाएगा। दानापुर जडाउर में सीधे सीधे हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे? फाइटोपैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सभी के आंसर दोस्तों ध्यान से आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया, एक चीज हमें ये बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आधुनिक, क्या पूछा गया? आधुनिक वर्गीकरण का। अब ये बताओ आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता? तब भी आप किसका नाम बताते? तब भी जो वैज्ञानिक लीनियस हैं, इन्हीं को दोस्तों क्या बताओ, लीनियस को ही वहां पे आपका कहा जाता है। क्या लिखोगे? लीनियस। या फिर दोस्तों आपसे कभी ये पूछा गया जो आपका आनुवांशिकी, क्या पूछा गया? ये चीज हमें बता दो, आनुवांशिकी का क्या पूछा है? आनुवांशिकी का जनक को किसको कहा जाता है? किसको कहा जाएगा? ये दोस्तों आप बताओगे मेंडल को। किसको माना जाता है? आप बताओगे मेंडल को माना जाता है। या फिर दोस्तों आप ये दो पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें, ये आपके इंपोर्टेंट यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं। दोनों पॉइंट ये यहाँ पे नोट करिएगा। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है, किस तरह से परिभाषित किया जाएगा? ये आपके जयपुर जडाउर में हमारे पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको क्या बता देना, ये आप बताओगे क्या? अल्प पराशरी माध्यम, अल्प पराशरी माध्यम आप यहाँ पे बता दोगे। दोस्तों यहाँ पे जो कोशिका वर्ड लिखा है ना, कोशिका से कई सारे क्वेश्चन और आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे एक आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ तो संसार की सबसे छोटी, संसार की ये बताओ हमें सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका दोस्तों अगर आपसे पूछा गया सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? यहां भी बताओगे आप क्या? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा आपको ये नाम यहां बता देना है। और वही पूछा गया संसार की सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछी गई, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी आपकी हो जाएगी, तब किसका नाम बताना आपको दोस्तों? आप बताओ क्या? जो आपका शुतुरमुर्ग होता है, क्या शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का दोस्तों अंडा, आपको ये नाम यहाँ पे आपको बता देना है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया, एक चीज हमें ये बताओ, मानव शरीर की, अगर ये वर्ड लग गया मानव शरीर यहाँ पे आपका लग गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो किसका नाम बताओगे दोस्तों? आप बताओगे अंडाणु का नाम आपको यहां बता देना है। और दोस्तों कभी अगर ये पूछा गया कि मानव शरीर की, एक हमें ये बताना मानव शरीर की कि ये बताओ सबसे लंबी, ये बता दो अच्छा सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो किसका नाम बता देना दोस्तों? आपको न्यूरॉन का नाम यहाँ पे आपको बता देना है। और वही पूछा गया पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तब आपको शुक्राणु का नाम बता देना है। तो ये कुछ पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, अगर पता है बहुत अच्छी बात, ना पता हो सारे पॉइंट यहाँ पे नोट जरूर करिएगा। यहाँ दोस्तों आपके केमिस्ट्री क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी आपके पेपर पूछे जाएंगे। और सारे पॉइंट जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ध्यान से आप यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। दोस्तों काउंट जरूर करते चलना कि आपका स्कोर प्रेजेंट टाइम पे कितना पहुंच रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही, कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग, ताकि उसी हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सके। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे, किस मिश्रण को आप अलग कर पाएंगे। दोस्तों जो मैंने आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रखे वहां पे इसके बारे में डिटेल से आपको सारा कुछ वहां पे दे रखा है। तो फिलहाल इसका आप आंसर देख लो क्या हो जाएगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा दूध का कार्नेफ्लेक्स जो यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों आप देखोगे एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है, ये बताओ अच्छा जो आपका मोती होता है, मोती, ये बताओ मोती का मुख्य अवयव, मोती का मुख्य अवयव आपका क्या होता है, क्या बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3।
मोती का मुख्य अवयव क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब एक दोस्तों ये भी आपका पूछा जाता, जो आपका अंडा होता है, अंडे का जो आपका आवरण होता है, छिलका होता है, कभी पूछा गया अंडे का जो आपका आवरण होता है, छिलका होता है, किसका बना होता है? ये भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट का ही वहां पे बना होता है। और कभी दोस्तों आपसे ये पूछ लिया गया, जो आपका कैप्सूल होता है, एक ये बताओ कैप्सूल का जो आपका आवरण होता है, ये किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण ये किसका दोस्तों बताओ? ये आपका जिलेटिन का। किसका बना रहेगा? यहां पे आप बताओगे ये बनेगा आपका जिलेटिन। जिलेटिन नाम की एक प्रोटीन होती है, इसका बना होता है। और ये प्रोटीन क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। आप देखो जब आप कैप्सूल खाते हो, इसका जो आवरण होता है वो आपका घुल जाता है जल में, और जो दवा होती है हमारे पेट तक वहां पहुंच जाती है। ये पॉइंट भी नोट करना। मोती का अवयव क्या होता है? मुख्य अवयव। अंडे का आवरण क्या होता है? कैप्सूल का आवरण किसके बने होते हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति बताओ इनमें से कौन सा होगा? दोस्तों अगर आपका पीएच जो वैल्यू होती है ये सभी के इनके पता होगा, तभी आप यहां बता पाओगे कौन सा अम्लीय कौन सा क्षारीय, तभी आप इनके आंसर वहां पे दे पाओगे। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आपका नींबू का रस होता है ये आपका अम्लीय होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर दोस्तों यहां पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कुछ आपके जो आपके यहाँ पे एग्जाम में पीएच मान से भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं कुछ पीएच मान आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करा देता हूं। जैसे दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया, ये बताओ आपकी जो आपका सिरका होता है, सिरका, सिरका का पीएच मान क्या होता है? तो आप इसका मान क्या बताओगे? 2.2 से लेके 3.4 आप यहां बता देना। और दोस्तों जो आपका नींबू का रस का पीएच मान भी यही सेम आपका दोस्तों होता है 3.4, ये ही आपका सेम होता है पीएच मान, इसका भी यहां पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया जैसे आपका सोडा हो गया, सोडा हो गया, या दोस्तों आपको जो संतरे का रस हो गया, संतरे का रस होगा, इसका पीएच मान बताओ कितना होता है? आप बताओगे 3.2 से लेके 3.9 आपका होता है। ऐसे दोस्तों एक आपका बियर हो गया, अगर कभी पूछा गया जो आपका बियर हो गया या फिर जो आपका टमाटर हो गया, इसका पीएच मान क्या होता है? तो क्या बताओगे? यहाँ 4 से लेके आपका 4.4 इसका पीएच मान होता है। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया जैसे आपका दूध हो गया या फिर दोस्तों जो आपका लार हो गया, इसका पीएच मान बताओ कितना हो जाएगा? 6.4 से लेके 6.6 आप यहां बता देंगे। तो ये दोस्तों कुछ आपके इंपॉर्टेंट वो पीएच मान है जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आप यहां पे नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का इसमें कौन सा आपका यहां पे हो जाता है? ये क्वेश्चन तो सेम आपका रिपीट यहां पे हो गया है। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? निम्नलिखित कौन सा अम्लीय प्रकृति का, इसमें क्या पूछा गया? निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? रिपीट हो गया दोस्तों, अगला देख लो यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। ये बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? ये बताओ क्या दिया जा रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें पहला आपका जो धातु तत्व है वो आपका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो आप क्या बताओगे? लिथियम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर धातुओं की बात हो रही, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट धातु भी यहाँ पे नोट करा देता हूं। जैसे दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ सबसे भारी, अगर कभी आपसे पूछा गया सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु दोस्तों बताओ कौन सी आपकी होती है? तो किसका नाम बताना? आप नाम बताओगे ऑस्मियम का। किसका नाम बताओगे? आप बताओगे सीधा सीधा ऑस्मियम दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। या फिर दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया सबसे कठोर, सबसे कठोरतम धातु बताओ कौन सी आपकी हो जाएगी? तो किसका नाम दोस्तों आप बताओगे? जो आपका प्लेटिनम होता है। किसका नाम बता दोगे? जो आपका प्लेटिनम का नाम दोस्तों आपको बता देना है। एक दोस्तों एक पॉइंट ये भी नोट करना, कभी अगर पूछा गया कि द्रव अवस्था में, एक ये बताना हमें कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु, पाए जाने वाले धातु का नाम बताइए क्या हो जाएगा? ये आपका पारा आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपके धातुओं तीन आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हैं जो अक्सर एग्जाम में आपके रिपीट वहां पे हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट करिएगा। एक सवाल दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है, न्यूलैंड के अष्टक के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व है? अंतिम तत्व दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है। क्या पूछा गया? अंतिम तत्व आपसे यहाँ पूछा जा रहा है।
तो अंतिम तो दोस्तों क्या हो जाएगा, थोरियम आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा, कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बताओ ब्रोमीन की खोज किसने की, कब इनकी खोज की गई थी, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करना दोस्तों, कभी अगर आपसे ये पूछा कि जो आपका ऑक्सीजन है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज दोस्तों आप क्या बताओगे, इसकी खोज की थी कौन, वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, सीले। सीले तथा एक नाम क्या नोट करना, सीले तथा प्रिस्टले ने, सीले तथा प्रिस्टले ने इसकी वहां पे खोज की थी। कब इसकी खोज की थी, 1774 में, 1774 में इसकी वहां पे खोज की गई थी। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया जो आपका फ्लोरीन होता है, अब ये बताओ फ्लोरीन, फ्लोरीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे दोस्तों आप, हेनरी मॉइसन, हेनरी मॉइसन, ये वैज्ञानिक का नाम, कहां के वैज्ञानिक थे, ये थे फ्रांस के, कहां के हो जाएंगे, फ्रांस के वैज्ञानिक। और कब इसकी खोज की थी, ये की थी 1886 इसमें इसकी वहां पे खोज की गई थी। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछ लिया गया जो आपका सोडियम होता है, एक हमें ये बताओ जो आपका सोडियम होता है, बताओ सोडियम खोज किसने की थी, तो कौन वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, डेवी। ये कहां के वैज्ञानिक हो जाएंगे, यूके के वैज्ञानिक आपके हो जाएंगे। कब इसकी खोज की थी, 1807 ईस्वी में इसकी वहां पे खोज की थी। तो ये कुछ पॉइंट नोट करना, एक और नोट कर लेना, जैसे आपका जो आपका एल्यूमिनियम होता है, तो बताओ एल्यूमिनियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और कब इसकी खोज की गई थी। तो दोस्तों इसकी खोज आपकी हुई थी 1825 में इसकी खोज की थी। और वैज्ञानिक का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, ये नाम नोट करना, चार्ल्स मार्टिन, चार्ल्स मार्टिन, ये वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों अगर पूछा गया ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपका फ्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनकी खोज किसने की, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पता होने चाहिए थे। अब एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है, वायुमंडल में जो आपका कार्बन होता है ये किस रूप में आपका रहता है, आप क्या बताओगे, ये बताओगे अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर दोस्तों ये कभी आपसे पूछा जाए कि जो आपकी भू परपट्टी होती है, क्या पूछा जाए, अगर आपसे कभी दोस्तों ये पूछ लिया गया, ये बताओ आपका भू परपट्टी में जो आपका खनिज के रूप में, भू परपट्टी में आपका खनिज के रूप में इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 0.02% आपका क्या होता है, कार्बन, क्या हो जाएगा, कार्बन। आपको अगर कभी पूछा गया भू परपट्टी में खनिज के रूप में कार्बन का परसेंटेज क्या है, 0.02% आपको बताना है। और कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया वायुमंडल में, एक और ये बताओ आप हमें, वायुमंडल में कार्बन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तब बताना 0.03% यहाँ पे आपका हो जाता है। तो खनिज के रूप में पूछे या वायुमंडल में पूछे, कार्बन का परसेंटेज क्या है, तो आपको ये आंसर यहाँ पे बता देने हैं वहां पे। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया है कि ये बताओ क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है, किससे आपकी ये अभिक्रिया करेगी, ये सीधा जयपुर जडारो में हमारा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या बता दोगे, ये आपका हो जाएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आपका ये पूछा गया था पिछली बार कि जो आपका डायनामाइट होता है, क्या होता है, डायनामाइट। अब कभी अगर दोस्तों ये पूछा गया डायनामाइट की खोज किसने की थी, इसकी खोज, तो आप क्या बताओ खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, अल्फ्रेड नोबेल। नाम याद रखना, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन अब रिपीट आपके ये चीज वहां पे हो रही है। और दोस्तों ये आपका एक विस्फोटक यहाँ पे होता है। और आधुनिक दोस्तों जो आपके डायनामाइट में क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन की जगह आपका सोडियम नाइट्रेट का उपयोग वहां पे किया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि डायनामाइट की खोज किसने वहां पे की थी। जो फिलहाल जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है। दोस्तों जो आपको ये अयस्क होते हैं अच्छे से तैयार करके जाना, एक क्वेश्चन आपका हर बार अयस्क से आपके एग्जाम में वहां पे देखा जा रहा है, तो अयस्क वाले सारे पॉइंट आप अच्छे से वहां पे तैयार कर लेना। तो बताओ एल्यूमिनियम किसका अयस्क यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या यहाँ पे हो जाएगा, एल्यूमिनियम किसका अयस्क यहाँ पे हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या बताओगे, बॉक्साइट। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर दोस्तों हम एल्यूमिनियम अयस्क की बात करें, कौन कौन अयस्क होते हैं, जैसे एक आप क्या बता दो, यहाँ पे बॉक्साइट आपने यहाँ पे नोट कर लिया, एक तो हमारा क्या हो गया, बॉक्साइट आपका हो गया। अब इसके बाद दोस्तों एक क्या लिखा आपने, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट भी दोस्तों इसका आपका अयस्क हो जाता है। इसके बाद दोस्तों एक नोट करना आपका, जैसे कोरंडम, क्या लिखोगे, एक आपका जैसे कोरंडम आपका भी इसी का, कोरंडम ये इसकी इसी का अयस्क हो जाता है। एक दोस्तों यहाँ पे और नोट करना, क्या, डायस्पोर, क्या लिखोगे यहाँ पे, डायस्पोर, ये भी दोस्तों इसी का अयस्क आपको यहाँ पे हो। ये सारे आपके एल्यूमिनियम के अयस्क हो जाते हैं। अगर इसकी आपका रासायनिक सूत्र की बात करें, क्या हो जाएगा इसका, Al2O3 इंटू आपका 2H2O आपका ये हो जाएगा। और क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र पूछेगा, क्या बताओगे आप, Na2AlF6 दोस्तों आपका हो जाएगा। और कोरंडम का रासायनिक सूत्र क्या बताओगे, Al2O3 दोस्तों आपका हो जाएगा। और डायस्पोर का पूछा जाएगा, इसका आप क्या बताओगे, आपका Al2O3, ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। इन दोनों का लगभग आपका सेम यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लेना कि एल्यूमिनियम कौन कौन से आपके अयस्क यहाँ पे हो जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। अब ये बताओ, निम्न में से कौन सा पीतल के घटक है, पीतल के घटक बताइए कौन कौन से आपके होते हैं। ये दोस्तों सभी को पता है कि जो आपका पीतल के घटक कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे क्या बता दोगे, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, जस्ता और तांबा। क्या हो जाएगा, जस्ता और तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर दोस्तों परसेंटेज की बात करें, जो आपका पीतल होता है, पीतल क्या होता है, आपको जो पीतल होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपका कॉपर हो गया, इनका अगर दोस्तों यहाँ पूछा जाए, इनका परसेंटेज आपको यहाँ पे क्या होता है, तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 70% ये होता है। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 30% दोस्तों आपका ये होता है। और ऐसे दोस्तों आपका जो कांसा होता है, अगर मतलब कांसा किसका मिश्रण आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा आपका 80% दोस्तों यहाँ पे होता है। और ये आपका एक ये नोट करना, ये कितना, ये आपका 12% यहाँ पे हो जाता है। इनके दोस्तों ये ध्यान रखना, इनके ये किसके मिश्रण है। अब इनके परसेंटेज भी नोट कर लेना, परसेंटेज भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका गन मेटल होता है, अगर ये पूछा गया गन मेटल ये किसका मिश्रण होता है, तो गन मेटल में क्या क्या लिखोगे, एक दोस्तों कॉपर, ये आपका हो गया 88% हो जाएगा। इसके बाद एक नोट करना, इसका परसेंटेज आपका 10% हो जाएगा। जिंक का परसेंटेज क्या लिख दो आपको, ये 2% ये आपका यहाँ पे हो जाता है। एक दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जो आपका बेल मेटल होता है, क्या होता है, बेल मेटल, इसका परसेंटेज अगर कभी पूछा गया, ये बताओ जो आपका मेटल, क्या नोट कर लो, जो आपका बेल मेटल होता है, इसका परसेंटेज कभी अगर पूछा गया तो आप क्या बताओगे, यहां पे जो कॉपर का परसेंटेज 80% आपका हो जाएगा, इसका परसेंटेज क्या बताओगे 20% आपको यहां पे हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ परसेंटेज नोट कर लेना कि ये कांसा किसका मिश्रण होता है, गन मेटल किसका मिश्रण होता है। गन मेटल तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में ये चीज वहां पूछी जा चुकी है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब एक सवाल ये पूछा गया, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। तो हम सभी को पता है कि जो कांच होता है सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है इसका, ये आपका सिलिका होता है। क्या सिलिका ही होता है, हमारा ऑप्शन सी तो आपका राइट आंसर होगा। और दूसरा जो आपके ये कांच होते हैं, ये कई प्रकार के भी आपके होते हैं। अब इनके प्रकार की वजह से ही ये आपके वहां पे यूज किए जाते हैं। जैसे अगर आपसे कभी ये पूछा गया, जैसे एक कांच आपका होता है मृदु कांच, एक कांच क्या होता है आपका मृदु कांच होता है। अब ये होता है जो मृदु कांच होता है, इसका यूज कहां पे होता है, तो इसका यूज दोस्तों कहां पे होगा, आप देखो जो आपके प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में जो आपके प्रयोगशाला में आपके उपकरण बनते हैं, प्रयोगशाला के उपकरण, वहां पे इसका यूज किया जाता है। अब एक दोस्तों आपका होता है पोटास कांच, एक कांच कैसा होता है आपका पोटास, क्या लिखोगे पोटास कांच। अब दोस्तों बताओ पोटास कांच का यूज दोस्तों क्या बताओगे, जैसे देखा होगा जो आपके कांच के बर्तन होते हैं, आप ग्लास व्लास देखे होंगे, कांच के बर्तन, तो इसका यूज कहां पे होता है, जो आपके कांच के बर्तन होते हैं वहां पे इस कांच का आपका यूज किया जाए। सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे आएगा, कांच के बर्तन बनाने के लिए हम लोग कौन से कांच का यूज करते हैं, क्या बताओगे पोटास कांच। एक दोस्तों आपका तीसरा कांच एक और होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रुक्स, क्या बोलते हैं क्रुक्स कांच दोस्तों, ये आपका बोला जाता है। अब इसके क्या होता है, आप देखोगे जो आपके धूप के चश्मे होते हैं, धूप चश्मा,
धूप चश्मा बनाने में किस कांच का यूज होता है? क्रुक्स कांच का यूज वहां पे होता है। एक दोस्तों यहां पे याद करना, जो आपका क्राउन कांच होता है, कौन सा? क्राउन। ये बताओ, क्राउन कांच होता है, इसका यूज कहां पे होता है? क्राउन कांच का। तो दोस्तों इसका कहां पे यूज होता है? यहां भी नोट करना, जो आपके चश्मा का लेंस होता है, चश्मा का लेंस, आप देखो जिसकी मतलब जो जिसकी साइड वीक हो जाती है या जिसे दिखाई नहीं पड़ता, जो उनके लेंस बनते हैं, वहां पे आपका क्राउन कांच वहां पे यूज किया जाता है। ऐसे तो आपका पायरेक्स कांच होता है, आपका फ्लिंट कांच होता है, एक आपका सोडा कांच होता है, जहां पे इनके कांच की वजह से ही ये वहां पे यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, नहीं क्लास काफी लंबी हो जाएगी, और यहाँ मैं जितने प्रैक्टिस सेट आगे कराऊंगा सारे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे कवर करा दूंगा, लेकिन बस जो चीजें मैं बता रहा हूं आप अच्छे से वहां पे तैयार करते हुए चलिएगा। अब एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, ये बताओ पोटेशियम उर्वरक का पादपों के लिए क्या महत्व है? जो आगे पोटेशियम उर्वरक होते हैं पादपों के लिए, इनका महत्व क्या होता है? तो ये दोस्तों क्या होगा? देखो, ए पत्तियों में होने ये, हाँ बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। पादों में सूखा सैनिक शक्ति, ये भी आपका सही हो जाएगा। फलों की उत्कृष्ट, ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी ये सारे के सारे आपके सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्या राइट आंसर बताओगे? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक सवाल ये पूछा गया, ऑक्साइड अम्लों के साथ, क्षारक के साथ अभिक्रिया, दोस्तों जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, मैंने कंप्लीट नोट्स में डिटेल से बता रखा है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं से आपका कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन आपका दिखेगा और सेम ऐसी पैटर्न में क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो वो नोट्स में अच्छे से तैयार करके जाना पेपर देने के पहले। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे? ये आपका हो जाएगा उभयधर्मी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया से दोस्तों हर बार आपका 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। अब ये बताओ, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस आपकी निकलेगी? ये आपको जो मैंने रासायनिक समय आपको वहां पे डिटेल्स दे रखा, वहां पे नोट्स देखना, अच्छे से कवर आपका वहां पे हो जाएगा। तो कौन सी गैस निकलेगी? आप बताओगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है। एक सवाल में ये पूछा गया, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एक रंगीन पाउडर में बदल जाता है, इसका राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का कितना आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये रंगीन पाउडर कैसे रंगीन पाउडर में बदल जाएगा? तो उसका कलर क्या हो जाएगा? कलर आपका क्या हो जाएगा? सफेद। क्या हो जाएगा? सफेद कलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल आता है कि मैग्नीशियम रिबन के जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है, जिसे बनाने के लिए पानी में क्या घोला जाता है? पानी में आप क्या घोलोगे? ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या बता दोगे? आप बताओगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल दोस्तों हमारा आता है, ये फिजिक्स क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ये बताओ, एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें आपकी कैसी किरणें होती? आप बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो एक्स किरण दोस्तों कैसी किरण होती है? ये आपकी विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और कभी दोस्तों अगर ये पूछा गया एक्स किरण की खोज किसने की थी, तो खोज में वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे? वैज्ञानिक का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? रोएंटजन। वैज्ञानिक का नाम दोस्तों आप रोएंटजन यहाँ पे क्या नोट कर लोगे? वैज्ञानिक का नाम क्या लिखोगे यहाँ पे? रोएंटजन यहाँ वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा। और कब इसकी खोज की थी? 1895 में इसकी वहां पे दोस्तों की थी। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेना। अगर ये पूछा जाए एक्स किरणें जो होती है इनका ही यूज कहाँ पे होता है, ये उपयोग कहाँ पे की जाती है, तो एक्स किरणों दोस्तों यूज कहाँ कहाँ पे होता है? एक आपका क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में भी होता है, डीएनए की संरचना का पता लगाने में भी होता है, आपका रेडियोग्राफी में भी इसका यूज होता है, और जासूसी में भी इसका आपका यूज वहां पे किया जाता है। यहाँ पे इन सभी जगह आपके एक्स किरणों की खोज वो यूज वहां पे आपका किया जाता है। अब ये बताओ, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया गया था? किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आप क्या बताओगे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और जिसके लिए इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पे दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एक सवाल ये पूछ रहा है, फोटान से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताओ फोटान से कौन सा कथन इनमें से आपका असत्य है, ये हमें बताना है कि कौन सा सत्य यहाँ पे आपका नहीं है।
पहला तो को दिया गया फोटान कोई दाब नहीं, भाई यही गलत आपका हो जाएगा। फोटान भाई दाब तो डालता ही है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा दोस्तों आपका ये हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये नोट करना, जो इसकी ऊर्जा होती है इसे कैसे लिखते हैं, E बराबर आपका hv यहाँ पे होता है। और दोस्तों आपका जो फोटान होता है, फोटान का विराम द्रव्यमान कभी पूछा जाए, फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, वो आपका हमेशा शून्य होता है। अब ये दोस्तों फोटान जो होता है एक ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलता है। कैसे चलता है फोटान? ऊर्जा के पैकेटों के रूप में आपका ये वहां पे चलता है। इसके बाद एक सवाल ये पूछा जा रहा है, एक कण विराम द्रव्यमान शून्य और ऊर्जा एवं संवेग अशून्य है, इसकी गति होगी, इसकी गति कैसी होगी? ये चार ऑप्शन वहां पे जो दिए गए थे जबलपुर जडाउर में। अब बताओ इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे? ये बताओगे प्रकाश का निर्वात के वेग के बराबर। ऑप्शन जो ए दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर कभी ये पूछा गया प्रकाश का जो निर्वात में वेग क्या होता है, तो ये वेग क्या बताओगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों यहाँ पे ये वेग आपका होता है। और जो आपका प्रकाश होता है ये छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों का बना होता है, जिसे आपका फोटान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फोटान आपका ये वहां पे कहा जाता है। अब यहां पे एक सवाल और पूछा गया है, मिल्टन के आवेश ज्ञात करने की विधि में निम्न में से किस नियम का उपयोग किया गया है? तो बताइए कौन से नियम का आपका उपयोग यहाँ पे किया गया है? कौन सा नियम उपयोग में आया है? आप बताओगे स्टोक का नियम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों आवेश से एक चीज ये भी अच्छे से याद कर लेना, जैसे कभी अगर आपसे ये पूछा गया जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इनके आवेश आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए और आपके बेसिक चीजें, लेकिन अगर इन्हें आप रिवीजन करते चलना तो कभी आपको डाउट वहां पे ना हो। अगर पूछा गया इलेक्ट्रॉन पर बताओ कितना आवेश होता है, क्या बताओगे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसमें ये आपका आवेश यहाँ पे होता है। और ये कैसा आवेश है? ये आपका ऋणात्मक आवेश होता है। ये चीज भी यहाँ पे ध्यान रखना। और ये नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में आपका ये चक्कर वहां पे लगाया करता है। ये चीज भी आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ दोस्तों हमारे जीके क्वेश्चन स्टार्ट होता है और टोटल आपके 10 क्वेश्चन हमारे जीके का आपके एग्जाम में यहाँ पूछे जाते हैं। और जिसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रामलीला विषय वस्तु पे आधारित है? कौन सा नृत्य आप बताओ? इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको क्या बता देना है? मणिपुरी नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये आपको जो सत्रिया नृत्य दिया है ये कौन से राज्य में हो जाएगा? ये आपका असम राज्य का नृत्य आपका यहाँ पे हो जाता है। और ये कथक कौन से राज्य का नृत्य हो जाएगा? आप बताओगे? ये आपका उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? ये आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और यहाँ मोहिनीअट्टम ये कौन से राज्य का नृत्य हो जाएगा? आप बता दोगे? केरल राज्य का ये नृत्य आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये नृत्य भी याद कर लेना, क्योंकि ये सीधे से राज्य ही पूछा जाएगा कि ये नृत्य आपके कौन से राज्य में वहां पे किए जाते हैं। एक सवाल में ये पूछा जा रहा है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? कौन से राज्य में आपकी हुई है? राज्य का नाम हमें बताना है कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका कितना हो जाएगा। तो आप क्या बताओगे? सीधा सीधा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कुचिपुड़ी दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट भी आपका हो जाता है एग्जाम में। यहां से क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। और यहां पे दोस्तों अगर ये हम बात करें, ये बताओ असम यहाँ पे लिखा है, ये असम। अब बताओ असम राज्य में कौन से नृत्य आपके होते हैं? क्या क्या लिखोगे? जैसे एक आप यहाँ पे पहला नोट करना, क्या एक नोट करना आप, क्या बगरुम्बा। एक नोट करना बगरुम्बा नृत्य कहाँ का हो जाएगा? आपका असम राज्य का हो जाता है। वैसे आप यहाँ पे नोट करना, एक सेकेंड नोट करना आपका अंकियान। एक क्या नोट करोगे? अंकियानट। अंकियानट क्या लिख लोगे? अंकी यानट। इनके नाम थोड़ा अजीब है लेकिन लिख लेना। एक क्या हो जाएगा? तीसरा एक नोट करना आप यहाँ पे देवधानी। ये नृत्य कहाँ पे हो जाएंगे? आपके असम राज्य के सारे आपके ये नृत्य यहाँ पे हो जाते हैं। वैसे दोस्तों कभी अगर आपको यूपी के बारे में पूछा जाए, यूपी में कौन कौन से नृत्य आपके फेमस आपके हो जाएंगे? जैसे यहाँ पे दोस्तों एक नोट करना आप, क्या दादरा। एक लिख लेना दादरा नृत्य। एक ये बताओ आपका रास नृत्य। एक क्या लिखोगे? रास नृत्य। ये सारे आपके यूपी के नृत्य आपके हो जाएंगे, क्या रास नृत्य। ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। इसके बाद दोस्तों एक नोट करना जैसे आपका झूला नृत्य। क्या लिख लोगे? झूला
नृत्य नोट करना। एक दोस्तों आपका जैसे हो गया मयूर नृत्य, एक क्या लिखा आपने, मयूर नृत्य, ये आपने लिख लिया। एक दोस्तों आपका चरकुला, चरकुला काफी फेमस नृत्य आपका हो जाता है, चरकुला नृत्य हो जाएगा। एक जैसे आपका ख्याल, एक क्या लिखा आपने, ख्याल, ख्याल नृत्य, ये भी काफी फेमस नृत्य आपका हो जाता है। एक दोस्तों यहाँ पे लिखना क्या, रासलीला, एक और आप यहाँ पे लिख लेना क्या, रास लीला। ये दोस्तों सारे आपके यूपी के नृत्य यहाँ पे आपके हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये बताओ राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? इसके पहले प्राप्तकर्ता आपके कौन हो जाएंगे? कभी अगर पूछा गया किसका नाम बताओगे, विश्वनाथ आनंद का नाम बताना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। वैसे राजीव ये आपका खेल पुरस्कार, इसका नाम फिलहाल आपका चेंज कर दिया गया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा गया और आपके एग्जाम में ये कुछ मैं पॉइंट और बता देते जो आपके पूछे जा सकते हैं। एक दोस्तों यहाँ पे आपसे ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ये बताओ जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये बताओ कब से दिया जाने लगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप बताओ। 1991 से 1992 में इसकी क्या बताओगे स्थापना, आप यहाँ पे बता देना सीधा सीधा। और दूसरा कभी अगर आपसे ये पूछा गया पहली बार किसको दिया गया, आज मैं बताया विश्वनाथ आनंद को। अगर कभी आपसे ये यहाँ पूछ लिया जाता, एक चीज ये बताओ, अगर ये हमसे पूछा जाए प्रथम पैरा, क्या पूछा जाए, प्रथम पैरा एथलीट कौन हो जाएंगे? प्रथम पैरा एथलीट का नाम बता दो, क्या आपका हो जाएगा? या कभी आपसे दोस्तों ये चीज पूछी जाए वहां पे प्रथम महिला विजेता का नाम बता दो, महिला विजेता जिन्हें ये पुरस्कार वहां पे दिया गया था। या फिर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाए प्रथम महिला, अगर ये पूछा जाए प्रथम महिला पैरा एथलीट कौन है जिन्हें ये पुरस्कार वहां पे दिया गया था। अगर ये सारे चीजें आपसे यहाँ पूछी जाए तो आप किसका नाम यहाँ बताओगे? तो ये पहले तो हमें ये बताओ प्रथम पैरा एथलीट कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे? आपका नाम बताना देवेंद्र झाझरिया, किसका नाम बताओगे? देवेंद्र झाझरिया का नाम आपको यहाँ बता देना है। और प्रथम महिला विजेता कौन हो जाएंगे, किसका नाम बताओगे आप? कर्दम मल्लेश्वरी, किसका नाम बताओ? कर्दम मल्लेश्वरी का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। और प्रथम महिला पैरा एथलीट कौन हो जाएंगे? दीपा मलिक, किसका नाम बताओगे यहाँ पे? दीपा मलिक का नाम आप यहाँ बता दो। ये सारे पॉइंट भी आप नोट कर लेना, आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये हो जाते हैं। अब एक सवाल में ये पूछा जा रहा है, एक 7 मीटर ऊंची मूर्ति जिसे आपका सदाशिव के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव के 3 पहलुओं के प्रतिनिधित्व करती है, कौन सी गुफाओं में ये आपकी पाई जाती है? कौन सी गुफाओं में ये आपकी पाई जाती है मूर्ति? तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे? ये आपका दोस्तों हो जाएगा एलिफेंटा। ऑप्शन डी इसका दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये स्थित आप कहाँ पे स्थित हो जाएगी अगर पूछा जाए, एलिफेंटा कहाँ पे आपका स्थित हो जाएगा? आप क्या बताओगे? मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में ये आपका स्थित यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम ही आपका क्या नाम था? धारापुरी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गुफाओं का शहर। अगर दोस्तों ये कभी पूछा जाए जो आपकी एलिफेंटा है, इसमें टोटल दोस्तों आपकी 7 गुफाएं, कितनी गुफाएं टोटल? इसमें 7 गुफा टोटल आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। अब इसमें इन 7 गुफाओं में 5 गुफा क्या हो जाएंगी दोस्तों? आपके हिंदू धर्म। 5 गुफा क्या लिखोगे आप यहाँ पे? हिंदू धर्म। 5 गुफाएं हिंदू धर्म। इसके बाद लिखना आपकी 2 गुफाएं जो आपकी होती है ये आपकी बौद्ध धर्म। 2 गुफाएं आपकी जो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। और दोस्तों इसके बारे में एक पॉइंट यहाँ पे ये भी नोट कर लेना कि 1987 में क्या लिखोगे? 1987 में यूनेस्को द्वारा, 1987 में आपका ये यूनेस्को द्वारा क्या लिखोगे? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में ये आपका शामिल वहां पे कर लिया गया। तो कभी ये पूछा गया एलिफेंटा को विश्व धरोहर में कब शामिल किया, किस वर्ष शामिल किया गया? तो आप 1987 की डेट आप यहाँ पे याद कर लेना। और इसमें जो आपके एलिफेंटा में कितनी गुफाएं? 7 गुफाएं हैं, जिसमें 5 गुफाएं हिंदू धर्म, 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से आपकी ये संबंधित वहां पे हो जाती हैं। अब ये बताओ शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पे स्थित है? अब बताओ इसका मुख्यालय कहां पे आपका स्थित हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या बता दोगे? बीजिंग में इसका मुख्यालय स्थित हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया गया
इसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना कब बताओगे, ये दोस्तों आप बताओगे 15 जून 2001 में दोस्तों इसकी स्थापना यहाँ पे हुई थी। मुख्यालय आपका बीजिंग हो गया। बीजिंग कहाँ पे स्थित है, ये आपका चीन देश में आपको यहाँ पे हो जाता है। और कभी ये पूछा जाए इसमें कितने सदस्य हैं, ये बताओ इसमें सदस्य कितने देश हैं, आप सदस्य बताओगे, टोटल 9 देश इसके क्या हो जाते हैं, सदस्य आपके यहाँ पे हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका एक चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, किर्गिस्तान हो गया, और आपका एक होता है उज्बेकिस्तान होता है, एक आपका ताजिकिस्तान होता है, और एक आपका ईरान होता है। यानी ये टोटल आपके 9 देश इसके सदस्य होते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना, जो आपका ये एससीओ का अगर कभी ये पूछा गया, इसका ये बताओ का नवीनतम सदस्य, एक ये बता दो इसका जो नवीनतम सदस्य कौन सा देश है, कौन सा देश बता देना आप, ईरान बताना, जो आपका अभी अभी इसमें आपका शामिल हुआ है। यानी जो संघाई सहयोग संगठन होता है, इसका शॉर्ट में एससीओ होता है, इसमें अभी नया देश कौन शामिल हुआ, आपको ईरान बता देना है। और टोटल कितने देश हैं, आपको टोटल 9 देश इसमें आपके स्थित यहाँ पे हो जाते हैं। अब ये बताओ आपका इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, इम्परफेक्ट ये आपकी किसकी आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा हो जाएगी, ये आप बताओगे संजय माजरेकर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और राहुल द्रविड़ की आत्मकथा क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या नाम को नोट करोगे, द नाइस, क्या लिख लोगे, द नाइस गाय हु फिनिश्ड, क्या लिखोगे, हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये इनकी आत्मकथा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद कभी अगर आपसे दोस्तों पूछा गया जो आपके मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम बता दो, तो इनकी क्या हो जाएगी, द रेस, इनकी आत्मकथा क्या हो जाएगी, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये दोस्तों इनकी आत्मकथा यहाँ पे आपकी हो जाती है। वैसे जो रवि शास्त्री है, इनकी क्या हो जाएगी, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा यहाँ पे हो जाती है। और इसी मिल्खा सिंह वाला आपको ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे काफी हो जाता है, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मिल्खा सिंह वाला अच्छे से तैयार आप कर लीजिएगा। अब ये बताओ संविधान सभा के सदस्यों को भारतीय संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब किए गए थे, अंतिम हस्ताक्षर कब किया गया था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अंतिम हस्ताक्षर दोस्तों आपके हुए थे 24 जनवरी 1950 को हुए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों जब आपका ये संविधान सभा में अंतिम हस्ताक्षर उस समय हुए थे, उस समय कभी अगर पूछा जाए टोटल अनुच्छेद कितने थे, आपको बताना क्या 395 अनुच्छेद उस समय थे। और कभी पूछा जाए टोटल भाग उस समय कितने थे, भाग बताओगे 22। अगर कभी आपसे ये पूछा गया टोटल आपकी अनुसूचियां क्या थी, टोटल आपकी अनुसूचियां वहां पे उस समय क्या थी, आप क्या बताओगे, 8 अनुसूचियां टोटल वहां पे आपकी थी। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आपकी हुई थी। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर वहां पे किए गए थे। और यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कर लेना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अब यहीं पे आपका प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। ये भी चीज यहाँ पे नोट कर लेना, आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। अब एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है, ये किस पुराण में आपका मिलेगा, अब ये बताओ तो किस में मिलेगा, आप राइट आंसर क्या बताओगे, मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया टोटल जो पुराण होते हैं, पुराणों की संख्या दोस्तों अगर पूछा गया कभी, ये बताओ पुराणों की संख्या कितनी है टोटल, तो आप क्या बताओगे, टोटल 18 पुराण आपके होते हैं। और कभी आपसे ये कभी पूछा गया कि सबसे पुराना, हाँ अगर कभी दोस्तों आपसे ये पूछा गया सबसे पुराना पुराण कौन सा है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो किसका नाम आपको बताना, आप यहां बताओगे मत्स्य, किसका नाम बताओगे, जो आपका मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण दोस्तों आपको यहाँ पे आपका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण ही आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, ये लगभग सभी को पता है, किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही ने क्या किया था,
इन्होंने ही बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह दोस्तों यहाँ पे किया था। और बारदोली सत्याग्रह में उपस्थित महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ पे दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। यहाँ पे जो सत्याग्रह आंदोलन ये आपका जो हुआ था 1928 में, यहाँ पे जो महिलाएं शामिल थी इन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां पे दी थी। एक अगले सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है, नंदा देवी चोटी में स्थित है। नंदा देवी चोटी में क्या आपका स्थित है? इसमें बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो नंदा देवी चोटी कहां पे स्थित है, क्या बताओगे? उत्तराखंड में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये चीज जो एक पॉइंट ये नोट कर लेना कंचनजंगा के बारे में, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि जो आपका कंचनजंगा होता है, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी होती है, जो कि आपका सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में भारत और नेपाल के बीच में आपकी ये स्थित यहाँ पे हो जाती है। और अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये किस नंबर, कंचनजंगा किस नंबर पे आती है? आप यहाँ पे नोट करना तीसरे नंबर पे। अगर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, आप किसका नाम बताओगे? आपको बताना है K2 का, जिसे आपका गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। कभी आपसे ये पूछा गया कि जो आपका गार्डविन, क्या पूछेगा? गार्डविन ऑस्टिन, गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। ये बताओ विश्व की सबसे दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप क्या बताओ? गार्डविन ऑस्टिन का नाम यहां बताना है। अगर ये पूछेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तब आपको माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर में K2 गार्डविन ऑस्टिन, थर्ड नंबर में कंचनजंगा, जी आप थर्ड नंबर है। पहले नंबर पे आपका माउंट एवरेस्ट आपका आ जाता है वहां पे। इसके बाद अगला सवाल दोस्तों आता है, यहां से हमारे मैथ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं और टोटल 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आपका पूछा जाता है। मैथ बिल्कुल दोस्तों आपकी इजी आती है, अगर आपका बेसिक सही है बस आप बड़ी आसानी से सारे आंसर वहां पे दे पाओगे। बस थोड़ी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। और बस इनकी लैंग्वेज में कभी भी आपको वहां फंसना नहीं है। तो दोस्तों इसका पढ़िए और ध्यान बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पूछा जा रहा है एक घर बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई का एक जो घनाभ धातु को प्लेट का पिघलाया जाता है। अब बताओ घन का कुल प्रोसीजर, लेकिन हमने पूछा क्या गया? घन का। पिघला हम लोग घनाभ कर रहे हैं। अब ये बताओ, अब बताओ कोई अगर ऐसी ग्लास कप है, इसको हम पिघला के मान लो ऐसा बना प्लेट बना दें, ठीक है। अब बताओ इसका जो आयतन तो हमारा वही रहेगा ना, आयतन तो वही रहेगा। तो सीधा पहले क्या करो आप यहाँ पे कि जो हम घनाभ पिघला रहे हैं तो घनाभ में आयतन क्या है? तो घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। तो ये बताओ पहले आयतन क्या है। तो यहां पहले ये बताओ हमें घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या हो जाए? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां पे करो 9 1 गुणे 9 गुणे 81। क्या किया हमने? 1 गुणे 9 गुणे आपने 81 किया। ये इसका मान कितना निकल के आ जाएगा? इसे गुणा करोगे ये आपका निकल के आ गया 729 आपका निकल के आ गया। ठीक, कितना निकल के आ गया? 729 हमारा निकल के आ गया। यानी ये तो हमारा हो गया घनाभ का आयतन, ये निकल है। अब ये बताओ जो आपका घन होता है, पहले ये बताओ अब घन का आयतन अगर हुआ तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? जो आप बताओ घन का आयतन। अब पहले ये बताओ घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? आप बताओगे यहाँ पे भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब, ठीक है। अब अगर घन का आयतन आपका 729 यहाँ पे दिया गया 729, तो पहले ये बताओ भुजा क्या हो जाएगी? भुजा क्या हो जाएगी? इसका घनमूल आप निकाल दोगे यहाँ पे। तो 729 किसका घनमूल है? आप बताओगे ये 9 का। तो हमें ये पता हो गया कि जो घन है, घन की एक भुजा हमारी 9 निकल के आ गई। अब पूछा क्या जा रहा है? घन का बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का दोस्तों जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र आपका 6a स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। ए क्या होता है? भुजा आपका होता है, जो अभी आपने यहाँ पे मान निकाला है। तो यहाँ पे क्या करो? सिंपल 6a स्क्वायर यानी कि a का वर्ग है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे a का मान कितना निकाला आपने? 9 निकाला है। 9 का वर्ग क्या हो गया? 81 आपका हो गया। तो 6 गुणे आप यहाँ पे क्या करो? 81 आप कर दोगे। तो 6 गुणे 81 करो, इसका मान कितना निकल के आ जाएगा? 6 के 6 अड़छंग 48 और 6 के 6 हुआ अड़छंग 48 हो गया, यानी कितना हो गया? 486। तो आप क्या कहोगे? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 486 हो गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। बड़ी आसानी सभी के आंसर आप वहां पे दे पाओगे, बस थोड़ी अभी कैलकुलेशन वहां पे आनी चाहिए। सेम सवाल दोस्तों ये भी आपका दिया गया है,
एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं आपके 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी, छोटी भुजा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबी भुजा के बीच की दूरी बताओ क्या आपकी यहां पे हो जाएगी। कैसा, क्या फार्मूला आपको बन, ध्यान देखो। फार्मूला दोस्तों आपका यही सीधा बनेगा, आपका क्या, B1H1 बराबर B2H2। आपको यही तो एरिया होता है। तो आप क्या बताओ, देखो एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर, यहां पे एक भुजा हमारी ये 10 हो गई, यहां पे ये भुजा हमारी क्या होगी 10 सेंटीमीटर 15, यहां पे आप लिख दिया 15, ठीक है। फिर बोला कि यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी, अब इसकी H1 का मान हमें 6 दिया गया और H2 का मान ही हमसे केवल यहां पूछा जा रहा है, ये मान निकाल दो, ये आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा। बस यही दूरी आपको यहां निकालनी है। तो H2 बराबर दोस्तों क्या हो गया, 10 गुणे 6 किया बटे आपने यहाँ 15 किया, 3 से काट 5 से काटो, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 किया, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर आपका निकल के आ गया। तो क्या राइट आंसर बता दोगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इन सभी के आंसर वहां पे आप दे सकते हो। एक सवाल ये पूछा जा रहा है, एक नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो ये बताओ धारा की गति क्या होगी। धारा गति आपसे पूछी है, कैसे निकालोगे। हम ये मान चलते हैं, पहले क्या दिया गया, एक नाव जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के साथ तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के विपरीत चलती है। अब ये मानो, हमने माना कि जो आपकी नाव है, हमने माना नाव की चाल हमने x मान लिया, धारा की चाल आपने y मान ली, ठीक है। अब जिधर नाव चल रही जिधर धारा चल रही, अगर दोनों चाल हम जोड़ देते हैं यानी x प्लस वाई, तो क्या निकल के आ रहा, दिया गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब फिर बोला गया धारा के साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से धारा के विपरीत। अब धारा इधर चल रही है और नाव भी उल्टा चल रही है, विपरीत क्या चाल देगी 5, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो धारा की चाल बताओ, यानी हमें y का मान आपसे पूछा, किसका मान पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है y का मान बताइए क्या आपका हो जाएगा। तो y का मान आप निकाल लो, तो नीचे वाली क्या डिजिट चेंज कर दो, यानी कि ये प्लस में है इसे माइनस करो, माइनस में हमने प्लस में किया, ये प्लस में है ये माइनस कर दिया। अब देखो ये प्लस ये माइनस ये कट गए हमारे, ये प्लस, यानी कि एक एक क्या हो गया, ये आपका 2y हो गया यहाँ पे बराबर 8 में 5 माइनस किया आपका 3 आ गया, तो y बराबर क्या हो गया आपका 3/2 हुआ यहाँ पे। अब 3 से भाग करो कितना निकल के आ जाएगा, एक सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। भाई इसे हम भाग करेंगे तो कितना राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, कितना, एक सही 1/2, एक सही 1/2, एक सही आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप सभी के आंसर निकाल सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर यहाँ पे करिएगा। इसके बाद दोस्तों ये आपका अगला सवाल आता है, इसमें यह पूछा गया है एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह 5 घंटे में कितनी दूरी आपकी तय करेगी। भाई बड़ी आसान निकाल पाओगे हो। अगर पे चाल निकाल लो, अगर चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, दूरी है 162, समय से भाग करो, चाल निकला है, जो चाल निकला 5 से गुणा कर दो, आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो पहले तो ये बताओ 3 घंटे में आपने उसे 162 दूरी तय की, तो चाल क्या है यहाँ पे, चाल पहले बताओ क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी आपकी दी गई 162 और समय 3, इसको सोल्व करो कितना निकल के आ जाएगा, यानी 3 5 15 और 3 चौक 12, ये 54 आपका निकला यहाँ पे। ये तो गई चाल। अब बताओ अगर 54 की चाल से आप 5 घंटे में, यानी 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करोगे, तो 5 घंटे में दूरी पूछी जाए, डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी 54 गुणे 5 यहाँ पे करोगे, ये कितना निकल के आ जाएगा, सॉल्व करो इसे, 270 किलोमीटर, क्या निकल के आ जाएगा 270 किलोमीटर हमारा निकल के आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आप बता दीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा एक ये लास्ट सवाल यहाँ पे आ जाता है, यानी कंप्लीट आपका ये पूरा सेट यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे जो चीजें आपको बताएगी अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, आपके एग्जाम जब भी देने जाओगे यहां से क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपके पेपर में दिखेंगे। इसमें बोला गया टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिन में पेंट कर सकते हैं, यदि टॉम अकेला उसी घर को 15 दिन में पेंट कर सकता है, तो ये बताओ जेरी को अकेला उसे घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कैसे सोल्व करोगे, ध्यान देखना।
टॉम जेरी, पहले क्या बात हुई यहाँ पे, टॉम और जेरी दो लोगों की बात हो रही है। ये घर को 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। अब यदि टॉम अकेला है, अब टॉम अगर अकेला उसी घर को 15 दिन में पेंट कर सकता है। कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप इनका एलसीएम लो। एलसीएम क्या आ गया, 45 आपका आ गया। अब 9 का भाग 45 में करो, कितना आ गया, ये 5 हो गया। 15 भाग किया, कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों होते एक दिन में कार्य करने की क्षमता इनकी क्या है, 5 है। और जो टॉम है इसकी अकेली कार्य क्षमता क्या है, 3 है। और ये जो आपका एलसीएम निकल के आता है, ये आपका कुल काम यहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे टॉम है, जेरी है, इनकी कार्य क्षमता 5 है, लेकिन ये अब अकेला है, इसकी कार्य क्षमता 3 है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे जो जे है, जे का मतलब क्या लिखा है, जेरी। तो जेरी की क्षमता क्या है एक दिन में काम करने की, तो यहाँ पे कितना ज्यादा भाई, 2 ही तो ज्यादा। ये आपका जेरी तो काम कर रहा है वहां पे। अगर अब जेरी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो ये 45 काम करने में कितना समय लेगा, तो 45 काम करने में लगेगा, ये 45/2 दिन ही तो लेगा। यहाँ पे 45/2 दिन का समय लेगा। तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, 45/2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने क्वेश्चन का है, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से यहाँ प्रैक्टिस करिएगा। और जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, जो अपना एप्लीकेशन है, सीधा सीधा प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे आप सर्च करना एनए वाला, सीधा आप सर्च करना, एनए वाला लिख के सर्च करना, आज का एप्लीकेशन आ जाएगा, उसे डाउनलोड करना। जो कंप्लीट नोट्स मैंने प्रोवाइड करा के आप तैयार करो। जो प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ पे डेली करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट दो। आप जब भी पेपर देने जाओगे, आपके एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन आपको जरूर दिख देंगे। और दूसरा कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ, कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत वहां पे हुए हैं। और कोई अगर आपका डाउट भी होता है, जो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, मुझे व्हाट्सअप पे जरूर मैसेज करना। आपको जो भी डाउट होगा उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर वहां पे कराऊंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।